अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और सुबह सवेरे नहायत अच्छी बात से ही आगाज़ करते हैं अपने रोज़ाना हम जो प्रोग्राम कर लेकर आते हैं, मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर आते हैं। उसमें कोशिश होती है किसी अच्छी बात के साथ ही हमारे शो का आगाज़ होना चाहिए। और आज की अच्छी बात है बाअसर गुफ्तगू। बाअसर गुफ्तगू बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे शायद ही जो जानते होंगे कि अपने जब हम अल्फाज का चुनाव करते हैं और जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसका मयार क्या होता है। हम सिर्फ बात करते चले जाते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं वो कितनी अच्छी बात है या कितनी वो मेरिट के ऊपर है, कितनी मेयार के साथ है, या जिन अल्फाज का हम चुनाव कर रहे हैं किसी भी शख्स के साथ गुफ्तगू करते हुए तो वो कितने बेहतर अल्फाज हैं। किसी भी शख्स से जब आप बात करते हैं उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ और उसके बात करने का जो तरीक़ा है वो आपको बता देता है कि आपको इससे बात करनी है या नहीं करनी, ये शख्स किस किस्म का है, ये खुशगुफ्तार है, ये रूट किस्म का है, नहायत अखंडपन जिसे कहते हैं कि शायद इसके बात करने का तरीक़ा अच्छा नहीं है। और बहुत ही कम लोग आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ तो गुफ्तगू करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। बाअसर या जामे गुफ्तगू का मतलब ये नहीं होता कि आप फ़िलासफ़र बन जाएं और किसी भी छोटी सी बात का आप 2-3 पेजेस के बराबर जवाब दे देते हैं। बाअसर गुफ्तगू ये होती है कि आप सामने वाले को जब गुफ्तगू करते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं या किसी चीज़ से मुतालिक बात करते हैं तो सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ होता है जो कि वाज़े कर देता है कि जी ये शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं इसकी गुफ्तगू कितनी खूबसूरत है, इसके अल्फाज का चुनाव कितना खूबसूरत है और ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो उस सिचुएशन में, उस सूरत हाल में कितने ही अच्छे हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी किसी शख्स के साथ बात करें तो ना कि दाएं बाएं के अल्फाज को लेकर आए, ना कि आप फ़िलासफ़र बनने की कोशिश करें, ना ही किसी किस्म की कोई आप उसके ऊपर फ़िलासफ़ी झाड़ने की कोशिश करें। हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू करें मगर अच्छी गुफ्तगू करें और यही आपकी शख्सियत की पहचान भी बन जाती है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आपके साथ शेयर करना अभी बाकी है, मगर इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, वैसे सभी सेगमेंट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, मगर जिसमें हम सुबह सवेरे अपने देखने वालों को, घर में बैठी ख़वातीन को, बाहर काम के लिए निकलने वाले मर्द हजरात को मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही होती है क्योंकि आपका मूड उसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आज सारे दिन मौसम की जो सूरत हाल रहेगी उसके बाद आपका मूड कैसा रहेगा, आपके काम करने का अंदाज़ कैसा रहेगा, क्या आप अपना काम वाकई खुशदिली के साथ कर सकेंगे या आपको लगेगा आज थकन, थकावट या फिर बेदिली का मुजाहरा हो सकता है। तो चलिए मौसम का हवाला आपके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ शहरों के मौसम की क्या सूरत हाल है इस वक्त। सबसे पहले मैं लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लाहौर शहर के मौसम की अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और मैक्सिमम 32 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, इस्लामाबाद में मौसम कदरे बेहतर है लाहौर के निस्बत और उसकी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ज़रा सी गर्मी हो, बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं और वैसे ही इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 23 रहेगा और मैक्सिमम अगर इसके डिग्रीज बढ़ जाते हैं तो दर्जा हरारत 30 डिग्री होने का इम्कान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कराची शहर का मौसम जिसका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो कराची की करंट सिचुएशन है वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 30 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, दिन भर सूरज भी निकला रहेगा, बादलों के साथ आंख मचोली भी जारी रहेगी। तो बहुत सारे लोग जो इस किस्म के मौसम में कोई प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए वो प्लान कर सकते हैं जो कराची के बासी हैं। और इस वक्त पेशावर का मौसम, फूलों के शहर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फूलों के शहर की सूरत हाल ये है कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 23 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, कल भी हमने आपको बताया था कि पेशावर में मौसम भी अच्छा है और ठंडक रहेगी और इसके साथ साथ बादल भी बरसेंगे। आज की भी ये प्रेडिक्शंस हैं कि हो सकता है आज भी बादल आएँ और बारिश बरसाए, मगर सारा दिन मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा पेशावर का। तो लेट्स गो फॉर कोयटा। कोयटा की इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम रहेगा 17 डिग्री और मैक्सिमम 34 डिग्री होने का इम्कान है।
कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो बड़े अहम कदम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पूरी कौम एक साथ खड़ी है, पूरी पाकिस्तान की अफवाज एक साथ खड़ी है, कश्मीरियों के साथ मौजूद है। और मुल्क के हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव हमारे वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान साहब भी इस वक्त पूरी कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कश्मीर के लिए जिस तरह से दर्द हम सब महसूस करते हैं उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं कि कश्मीरियों की इनफरादी हैसियत को बहाल किया जाए। जिस तरह से खुलेआम दहशतगर्दी की जा रही है भारत की तरफ से, उसमें पाकिस्तान की काविशों की अगर बात करें तो यकीनी तौर पर यह बड़े खुशाइंद खबर है कि 50 साल के बाद ये इजलास मुमकिन हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, जिसमें भरपूर दिफा किया जाएगा कि कश्मीर की इनफरादी हैसियत को बहाल किया जाए। इस वक्त कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। औरिया साहब, आपको मैं वेलकम करूँगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर अभी औरिया साहब से बात का आगाज़ करते हैं। और ये मकबूल जान साहब, कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की तरफ से आप क्या समझते हैं कि वाकई इसे बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी गर्दाना जा सकता है कि 50 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान अब भरपूर इसका दिफा भी करेगा और इसके ऊपर बात भी करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़रा सा इस प्रोसेस को समझ लिया जाए तो ज़्यादा आसान होगा। एक बात तो ये है कि जो 1948 की जो 20 जनवरी की जो करारदाद थी, वो करार 39 नंबर जो करारदाद है, वो नेहरू खुद गए थे, चूँकि बात है कि पाकिस्तान की जो लश्कर थे उन्होंने श्रीनगर पे जाकर कब्ज़ा कर लिया था और वो किसी न किसी दिन जो कश्मीर था वो उनके हाथों से निकल जाता था। तो उस वक़्त वो एक करारदाद पेश हुई थी कि दोनों मुल्क जो हैं कश्मीरियों के दरमियान इस्तिस्वाब राय करवाएंगे और दोनों मुल्क जो हैं वो इसके पाबंद होंगे। तो उसके बाद से लेके अब तक ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ठीक है, 50 भी क्या, असल में बेसिकली 70 साल के बाद ये इशू जो है वो कश्मीर का इस तरह वहाँ पर उठा है। अब वहाँ पर जो असल मसला ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में उठना जो है, ये सलामती काउंसिल में ये जनरल असेंबली से 1000 गुना बेहतर सूरत हाल होती है, क्योंकि इसके अंदर एजेंडे पे उस वक्त तक कोई आइटम आ नहीं सकती जब तक उसके 5 बड़े जो हैं 5 पीस जिनको कहते हैं, 5 परमानेंट मेंबर, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, बरतानिया है और फ्रांस है, जब तक ये जो है अपने तौर पर ये ना कहें कि इसको एजेंडे पे रखा जाए। हाँ। अब अगर एजेंडे पे आ गया है तो सबसे पहले तो इसकी एक खुफिया मीटिंग होगी। और वो खुफिया मीटिंग में ये तय करेंगे कि इस मसले को हमने कैसे आगे लेके जाना है। आज रात को 7 बजे खुफिया मीटिंग हो रही है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ना पाकिस्तान मेंबर है और ना भारत मेंबर है, तो वहाँ तो आपको एडवोकेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, आपकी तो ना मेंबरशिप है ना कोई और चीज़। वहाँ 10 जो दूसरे मुल्क हैं छोटे छोटे, जो उसके छोटे भी हैं बड़े भी हैं, मतलब जर्मनी भी है, मलाइशिया, इंडोनेशिया भी है, कुवैत भी है, इसी तरह उसके अंदर आइवरी कोस्ट भी है, डोमिनिकन रिपब्लिक भी है, बेल्जियम भी है, इस तरह के मुल्क हैं उसके अंदर। तो ये मुल्क 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका भी वोट होता है। ज़ाहिर बात है आपको तकरीबन कोई करारदाद पास करने के लिए वहाँ पर तकरीबन 8 वोट चाहिए। 8 वोटों में से कोई एक, बिना इंडिया का वोट है ना, वहाँ आप तकरीर कर सकते हैं ना आप करारदाद पेश कर सकते हैं, लेकिन वो एक ड्राफ्ट करेंगे वो मिल के बैठ के। लेकिन उससे पहले एक काम हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि अगर वो चाहेंगे कि इस मसले को जनरल असेंबली में डिस्कशन के लिए छोड़ दिया जाए तो 199 मुल्क हैं जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, जहां पर फिर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, हर मुल्क बोलेगा, वो डिस्कशन में जाएगा। उसके बाद अगर सिक्योरिटी काउंसिल के पास आती है और सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रूव कर देती है, कोई रास्ता निकाल देती है, कोई करारदाद ऐसी हो जाती है इसमें इंडिया के लिए मसला हो जाता है, तो बहुत बड़ी फतह होगी। और अगर इंडिया के लिए ना भी मसला हो तो एक बात याद रखिए कि ये 1973 के बाद 1973 के बाद शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था, उसके बाद ये बहुत बड़ी फतह इसलिए है कि अब ये मसला पाकिस्तान और इंडिया का आपस का मसला नहीं रहा। सही, बिल्कुल। यानी हम हमेशा जब कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते थे, वो लोग कहते थे आपका एक शिमला एग्रीमेंट है, आप उसके पास चले जाएं, आप वहाँ अपने मसले हल करें, आपस में मसले हल करें। हम किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सार्क में भी ये मसला नहीं ले जा सकते थे, हम ECO में मसला से नहीं ले जा, किसी भी आलमी फोरम पे हम ये मसला ले जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने एक मुआहदा कर रखा था शिमला मुआहदा के तहत। अब चूंकि उस स्टेटस को जो है मोदी ने तोड़ दिया है, अब इसके बाद ये हुआ है
अब ये मसला आलमी सतह पर अब हम जब चाहे यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा सकते। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। लेकिन और ये सब जिस तरह से अब खान साहब को हम देखते हैं, डेफिनेटली जहाँ पर भी वो कहे गए हैं वो कामयाबी के अपने झंडे गाड़ के ज़रूर आए हैं। अगर उनके बात करने का तरीका देखा जाए, मामला को हैंडल करने का तरीका देखा जाए तो यकीनी तौर पर काफ़ी मुनफरिद है। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि खान साहब ने कि कश्मीरियों का सफ़ीर अब मैं खुद हूँ और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा, ये कितना बेनिफिट मिल सकता है कश्मीरियों को और जम्मू कश्मीर की आज़ादी और उसकी इनफरादी हैसियत को बहाल करने में कितना मुआवन और मददगार साबित हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि आपकी एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है, हम पहले से बात करते होनी चाहिए, बहुत शुरू हो चुकी हुई है और उसके बहुत बड़े फ्रूटफुल नतीजे निकले हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, खान साहब की वजह से एक काम होया हुआ है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो थे वो उन्होंने, पाकिस्तानी जो थे उन्होंने इंडियन एम्बेसी के खिलाफ जो है वहाँ पर जाके खड़े होकर एहतजाज किया। और लंदन जो कि मरकज़ है, जो कि नब्ज़ है सारे मीडिया की, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानियों ने किया, इंडिया के शहरियों में खुसूसन सिखों ने जो है वो वहां जाके एहतजाज किया है और वो खड़े हुए हैं और उन्होंने खालिस्तान का नारा बुलंद किया है, जिससे ये एक और तासुर बना है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, भारत के अंदर तमाम अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज महसूस करती हैं और ये ऐसा तासुर गया है कि जिस तासुर को भारत को ज़ायल करने के लिए बहुत अरसा लग जाएगा। इसलिए कि सिखों की थोड़ी तादाद नहीं थी, एक कसीर तादाद, एक डायस्पोरा जो था उनका बहुत लंबा चौड़ा, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि सिखों ने 2020 जो है उसको एक रेफरेंडम के तौर पे बताया हुआ है कि हम इसमें रेफरेंडम करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और उसमें वोटिंग को उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका के अंदर हुआ है, बाकी मुल्कों के अंदर हुआ है, फ्रांस में हुआ है, छोटे छोटे मुल्कों में हुआ है। ये इनकी, क्योंकि जाहिर बात है कि पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, आज़ाद कश्मीर में, ये बाकी जगह तो हर पार्टी ये कर लेती होती है अपना मुजाहरे। जब भी आप चाहें आप कश्मीर पे निकल आएंगे, अगर गवर्नर निकलेगा तो सब निकलेंगे, अगर वज़ीर आज़म निकलेगा तो सब निकलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी ये है कि इस वक्त जो कश्मीर बेसिकली ये इजलास बुलाया गया है, ये चीन के कहने पर बुलाया गया, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा चीन है वो कामयाब हुआ है, क्योंकि अगर वो आप उनका दौरा कामयाब ना होता तो चीन खामोश होकर बैठ जाता, एक बयान दे देता, तो उन्होंने बयान तक नहीं रुके, वो आगे गए हैं। अगर चीन ने बनाया है तो अब आप 5 रुकन जो हैं जो वीटो कर सकते हैं, उनको देखना है कि आपके क्या सूरत हाल होगी। उनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और बरतानिया है। अब देखें, चीन तो आपके खिलाफ नहीं जाएगा, रूस में अगर मामला जाएगा आपके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर सिंपल पाकिस्तान इस काबिल ही हो गया, ये पांचों के पांचों जो हैं ये अब्सटेन कर गए, ये कहते हैं हम नहीं आते, वोटिंग में नहीं शामिल होते, तो फिर भी पाकिस्तान की बड़ी फतह है, क्योंकि वीटो नहीं होगी करारदाद। इंशाअल्लाह ताला उम्मीदें तो बहुत सारी हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस केस को मजबूती के साथ लड़ा भी जाएगा और कामयाबी भी हासिल होगी। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करूंगी सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, जिस तरह से कश्मीर की कानून साज असम्बली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने खिताब किया, क्या समझते हैं कितना बाअसर खिताब था और इसके साथ साथ कितनी बड़ी कामयाबी है? क्या आपको लगता है उम्मीदें मौजूद हैं अभी भी कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकेगी उसकी? देखिए, जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल में एकतरफा तौर पर तब्दीली करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने, उससे जहां आज़ाद कश्मीर, जहां पाकिस्तान, वहां सारा हिंदुस्तान अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वहां पर पैदा हो गया है तेजी के साथ, और सारी दुनिया इस तरफ मुतवज्जो हो गई है। खान साहब का आज़ाद कश्मीर का दौरा भी बड़ा मुफीद था, मौसर था। उससे पहले वज़ीर ख़ारजा भी आए और खान साहब ने यहाँ बड़ी वाज़ेह, दो टोक और कैटेगोरिक बात, जिस बात की जरूरत थी उस तरह की बात तवील अरसे के बाद करने की कोशिश की है। और तीसरी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल का कश्मीर पर इजलास होना, कश्मीर को दो तरफा और इलाकाई मसला बना के रखना शिमला माहदे के बाद एक बैन अवी मसले को हम बिल्कुल आसमान से उठा कर जमीन पर ला के हमने पटक दिया था। जहाँ तक दो तरफा ताल्लुकात का सिलसिला है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख में कोई चीज़ भी दो तरफा नहीं है। सिंध पास मायदा हो, खीमकरण हो, इनकी अपनी आज़ादी हो, ये सारी थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से और मीडिएशन से हुई हैं।
तो ये दो तरफा ताल्लुकात का ये इस्तेलाह यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो मसला सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया है, इस पर चीन ने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया है और रूस ने भी तवील अरसे के बाद ये कहा है कि हम वीटो नहीं करेंगे और हम जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों की मौजूदगी में बात करेंगे। ये एक और उसका बड़ा हौसला अफजा पहलू है। फ्रांस का रवैया भी इसमें लगता है कि बड़ा इतदाल पसंदी का होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान को इस बात का यकीनन एतमाद होगा, उन्होंने बहुत लॉबी की है। 5 साल तक जब हमारे पास वजीर खारजा नहीं होता तो आप यूँ समझिए कि आपका गोलकीपर ही फील्ड में नहीं है, किसी दूसरी टीम लायक है या नालायक है, बल्कि बैरू गुमों की है, इस पर बहस ही नहीं करते हम, लेकिन आपका गोलकीपर ही नहीं था 5 साल के लिए। नंबर 1। नंबर 2 तो दूसरी बड़ी खराबी है वो नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A में जो की है, इस तरह का स्टेटस हिंदुस्तान की 13 के करीब रियासतों को हासिल है। तीन को स्पेशली गोवा वगैरह, उन्होंने भी आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी आज़ादी का दिन अलग से मनवाया है। और 13 रियासतें ऐसी हैं जिनमें के स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं और स्पेशल स्टेटस वो एंजॉय करती है। वो सब की सब अपने आप को गैर महफूज समझने लग गई है। अब ये जो कुछ हिंदुस्तान ने किया है, हम चीखते और चिल्लाते रहे कि जब गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को यहाँ पीपल्स पार्टी और नवाज लीग खराब कर रहे हैं, और जब वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट का कानून, स्टेट सब्जेक्ट के कानून का मतलब ये है कि आप आबादी का तनासुब बिगाड़ना चाहते हैं। स्टेट सब्जेक्ट का 35A स्टेट सब्जेक्ट के 1927 के कानून को डील करता है। और ये बात यहाँ पर माजी में 10 साल में 2 हुकूमतों ने हमारी तमाम तरजीहों पकार के बावजूद की है। और PTI की हुकूमत ने भी शुरू की, लेकिन उससे हमने बहुत चीखों पकार की। तो खुदा भला करे, मैं खुद बागडोर के गुजरात साहबान से मिला और मीडिया पे गया तो ये रुक गई। ये भी यहाँ इसका स्टेटस चेंज करना चाहते थे। तो ये जो हमारी हम कई दफ़ा इंडिया को अपनी बेवकूफ़ी से बेल आउट करते हैं, ये जो एनेक्सेशन की पॉलिसी है, हमने बैन अवी माहिदों में भी कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत उसकी तस्लीम की हुई है। लेकिन सरदार साहब अब उम्मीदें भी बहुत सारी हैं, और जिस तरह से पूरी कौम डट चुकी है और पाक अफवाज तो पहले से ही मौजूद थे अपने महाजों पर और बात कर रहे थे कि कश्मीर की आज़ादी यकीनी होगी। PTI की हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी खुशाइन किस्म के ऐलानात और चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप इज़हार ख्याल कर रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर साहब आपने गुफ्तगू सुनी सरदार साहब की, मगर जिस तरह से अगर हम मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की, तो उनके इलेक्शन भारत में जो होता है वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर जीतने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना आप जहर उगल सकते हैं वो उगला जाए, वोट हासिल किए जाए, हुकूमत में आ जाए। जो दूसरा कार्ड खेला जाता है भारत के अंदर हुकूमत के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए, वो जम्मू कश्मीर का कार्ड खेला जाता है। अब भारत पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड खेल के तो आ गया हुकूमत में, क्या आखिरी कार्ड भी आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के हवाले से अपना खेल लिया और इस कार्ड को खेलने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बनी, कश्मीर की आज़ादी अब यकीनी हो सकती है? देखिए, ये उनका आखिरी कार्ड नहीं है किसी तौर पर भी। बुनियादी तौर पर 1925 में ये तंजीम बनी थी, RSS जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ, और उन्होंने एक तस्वर पेश किया था कि ये बरसगीर पाक व हिंद में जो भारत जगह है, ये भारत देश जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के एक पवित्र सरजमीन है और यहाँ पर किसी दूसरी कौम को रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने इसकी बुनियाद के ऊपर बाकायदा नागपुर में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी और 1980 के अंदर उन्होंने उसका सियासी चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी, और उस जनता पार्टी ने 2 सीटें ली थी पहले इलेक्शंस के अंदर। फिर बाद के अंदर बाबरी मस्जिद का जब इशू आया तो फिर वो इलेक्शन जीती आज 15-16 साल से हुकूमत कर रही है। अब इसका एजेंडा है बुनियादी तौर पर ये नहीं है, इसका एजेंडा यह है कि भारत का सेकुलर आइन खत्म कर दिया जाए, भारत के अंदर जितने भी इस वक्त तमाम मुसलमान हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए। उनकी आप अंदाजा करें कि इस वक्त नेशनल रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन बन रहा है उसका, कि जिसके अंदर उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट लेके आ रहे हैं कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं। अच्छा। और ये आसाम में इसका काम शुरू हो गया है और तकरीबन 20 लाख के करीब लोगों को उन्होंने कहा आप भारत के सिटीजन नहीं है। ये वाजपेयी के ज़माने में ट्रेन भर के उन्होंने बांग्लादेश भेज दिया था, बांग्लादेश वालों ने लेने से इनकार कर दिया था, दंगे फसाद वहाँ शुरू हो चुके हुए। अब मसला ये है कि वो चाहते ये हैं कि जैसे रोहिंग्या का कोई वतन नहीं है, ऐसे 25 करोड़ मुसलमानों का भी कोई वतन ना हो। ये है असल में सूरत हाल। हर कौम का एक लीडर होता है जो कौम को तबाही की तरफ लेके जाता है। जैसे रूस का गवर्नमेंट
गोर्बाचोव था। हाँ। और रूस को तबाही को लेके तरफ किया गया, जर्मनी का हिटलर था वो तबाही की तरफ लेके गया। इसी तरह भारत में मोदी आ गया है और भारत की अब तबाही जो है वो नजर आ रही है। हर बंदा जो हर शख्स और वो समझता है कि भारत, बिल्कुल हर शख्स इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहा है। जिस तरह से आप अपनी गुफ्तगू में पहले भी बात कर रहे थे, ये एहतजाज का दायरा सिर्फ कश्मीर में मौजूद नहीं है, भारत के अंदर से अपने लोग उनके एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सिख एहतजाज कर रहे हैं और जो लोग भी मौजूद हैं जिनको लगता है कि अब 370 का आर्टिकल इत्तलाक हो सकता है, या बहुत सारी रियासतें जिस तरह से अभी सरदार अतीक अहमद साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जी कश्मीर की तरह इसकी भी हैसियत को ख़त्म किया जाए। इस वक्त गुलाम हुसैन अवान साहब हैं, ब्यूरो चीफ लंदन, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि लंदन में कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की इस घिनौनी हरकत के खिलाफ कि कश्मीर की इनफरादी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया आपका सरवत। देखें, साल से हम लंदन के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, और तकरीबन हर साल ही जो है ना इंडियन एम्बेसी के बाहर ब्लैक डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को एहतजाज होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जब से भारत ने 370A जो इसकी रेवोकेशन की है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी तादाद में लोग खुद ही आए हैं घरों से, औरतें, बच्चे, फैमिली, बूढ़े। हमने देखा वहाँ पर 1 साल का बच्चा भी है तो 70-80 साल का बुजुर्ग भी वहाँ पर मौजूद था, बच्चे भी थे, फैमिलियां घरों से बच्चों को प्रामों के अंदर लेके आए हुए। और खुद ये जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इतना ज़्यादा हैरान था कि एथनिक जो कम्युनिटी है, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी है, गोरों के अलावा कभी भी उनका इतना बड़ा यहाँ पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा नहीं हुआ। और पूरे सेंट्रल लंदन है उसको लॉकडाउन कर दिया था तकरीबन, क्योंकि जिस एरिया के अंदर भारतीय एम्बेसी है वो एक सेंट्रल एरिया है। तो जब वहाँ पर इतनी ज्यादा लोग आ जाए एकदम अनएक्सपेक्टेडली, तो उनके अरेंजमेंट उस हिसाब से नहीं थे उन्होंने। लेकिन जब इतनी दुनिया आ गई तो ट्रैफिक का निज़ाम उस एरिया में ख़राब हुआ, तो जिसकी वजह से पूरे लंदन के अंदर जो है वो सेंट्रल एरिया में ट्रैफिक बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और लोग घंटों जो है वो कतारों के अंदर फंसे रहे, मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर हुए। तो उसके उनको फिर स्पेशल पुलिस भी कॉल करना पड़ी और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा 3-4 घंटे तक स्टैंड स्टिल की सूरत हाल थी सेंट्रल लंदन में। इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर भरपूर कवरेज भी की और मेरा ख्याल है कि आलमी ज़मीर से जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि आप इस तरह किसी भी कौम को, किसी भी इलाके के लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगी तो दुनिया खामोश नहीं रहेगी। जिस तरह आज जो है वो कश्मीरी, पाकिस्तानी, और इसमें बताऊं जिस तरह और ये सब फरमा रहे थे कि ये जो दूसरी भारत के अंदर जो दूसरी माइनॉरिटीज है जिनको निशाना बनाया जा रहा है वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। असम के लोग थे वहाँ पर, नागालैंड के लोग थे, फिर उसके अलावा ऐसे दलित हिंदू थे जिनको वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। आप अवान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह से कश्मीरियों के हवाले से बात चल रही है, अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे खतरात हैं जो भारत के अंदर मौजूद दलित हैं उनको भी खतरा लाक हो गया है, सिखों को खतरा लाक हो गया है, बहुत सारे ऐसे हिंदू क्लास की कम्युनिटी के लोग हैं जिनको खतरा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे, लंदन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और ये सब कश्मीर की सूरत हाल पर पूरी पाकिस्तानी कौम गम गुस्से का शिकार है, दिल टूटे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कश्मीर के हवाले से अगर आप कोई मैसेज दे सकें। देखिए, असल मसला यही होता है कि आप जिस मुल्क के साथ आप हैं वहाँ पर खड़े होकर आप आवाज़ बुलंद करें, और जितनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे उतना ही ये इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड होता रहेगा। अपने इलाके के अंदर अगर आप लिखते हैं, अगर आप बाहर खड़े हैं, आपके सफारत खाने जो हैं उन सफारत खानों के बाहर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की तस्वीरें जो हैं बाहर आवेज़ा होनी चाहिए, बाकायदा स्लाइड्स चलनी चाहिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए। इसको जिसे कहते हैं इंसान, जिसे कहते हैं दुनिया की मेमोरी से ऑफ नहीं करना चाहिए, और अगर जब मेमोरी से ऑफ ना हुआ तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ मकबूल चांद साहब हमारे साथ मौजूद है, इज़हार ख्याल कर रहे थे आपके वक्त का। अभी मुझे सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना बाकी है। हमारे साथ रही।
किरदार कशी की जब हम बात करते हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं शायद वाकफियत रखते हो मगर वो खुद इस अमल से गुजरते हैं, मगर जब उनसे बात की जाए या उनको एहसास दिलाने की कोशिश की जाए तो वो इससे इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक बात की। आपकी सिर्फ एक बात किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर देती है, किसी दूसरे की ज़िंदगी में कैसे कैसे तूफ़ान लेकर आ जाती है। आपकी सिर्फ एक बात जो शायद आपको लगता है आप गलत नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा होता है कि आपने ये गलत किया, आपने झूठी खबर फैलाई या आपने किसी की शख्सियत, किसी के किरदार से मुताल्लिक़ गलत बात की। ये वो कैरेक्टर एसेसिनेशन है जिससे हर शख्स किसी न किसी तौर गुजरता है, मगर बात होती है कि आप उस मामले को, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो बात आपके ख़िलाफ़ की जा रही है, आपके किरदार के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए की जा रही है, वो कितनी नुकसानदेह साबित होती है उस शख्स के लिए जिससे मुताल्लिक़ आप बात कर रहे होते हैं। किरदार कशी आखिर लोग करते क्यों हैं, और अगर ओवरऑल देखें तो हमारी सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या आता है, असरात क्या मुरतब होते हैं, इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में हमारे बड़े ही काबिल एहतराम इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करूँगी, मगर इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से हमारे सबके बहुत फेवरेट माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान भी मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब मैं आपको भी वेलकम करूँगी, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला। डॉक्टर सईद साहब हम बात करेंगे, माशरे के हवाले से भी बात करेंगे, मगर किसी के किरदार कशी के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है ये लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो एक मुसलमान को पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि हम अपने मतलब की एक आयत या हदीस लेकर उससे अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरी आयत और हदीस जिनमें हमारी रहनुमाई की गई होती है उनको छोड़ देते हैं। मसलन सच बोलने के नाम पर बड़ा फसाद और फितना हम उठा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। बिल्कुल। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। हाँ, अगर कोई ऐसा फितना है, आपको अदालत में बुलाया गया है, आप अदालत में गवाही देने के लिए गए हैं, तो फिर गवाही छुपाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप चौक में बैठकर, चौराहे में बैठकर किसी की पगड़ी उछालते हैं, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। तो इसमें कुरान करीम में 6 बुराइयों का तज़किरा है जिसकी वजह से सोसाइटी में फ़साद पैदा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। सूरतुल हुजरात में उन्हें बयान किया गया है। उनमें से एक जो बुराई है जिनकी वजह से झगड़ा होता है वो 3 वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर हैं, नज़र आती हैं। उनमें से एक मजाक उड़ाना, ठीक, दूसरा जो है वो ताने देना, और तीसरा जो है इसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बुरे नामों से पुकारना। अब ये 3 वो चीज़ें हैं, जब आप किसी के साथ ऐसी अटेम्प्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, ये ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखती हैं। 3 वो चीज़ें हैं जो किरदार कुशी के ज़ुमरे में आती हैं। वो 3 वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, वो नज़र नहीं आती। सही। एक उनमें से है जासूसी करना, और इसी तरह एक बदगुमानी करना, अच्छा, और एक गीबत करना। ये 3 वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती। गीबत भी पीठ पीछे होगी, जासूसी भी पीठ पीछे होगी, और इसी तरह बदगुमानी भी सामने तो आप नहीं करते किसी के, आपके दिल के अंदर छुपी हुई कैफियत होती है। और जब इन कैफियत से आदमी गुजरता है तो बसा औकात बाज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना इज आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बादा ज़न्न इस्म, कि ए ईमान वालो बदगुमानी बकसरत बदगुमानी से बचा करो, बिलाशुबा बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह होती हैं। बेशक। मुझे याद आता है इशफाक अहमद मरहूम ने एक वाक़या सुनाया कि हम समनाबाद में रहते थे, हमारे पड़ोस में एक खातून आकर रहने लगी। ज़र्क बर्क वो लिबास पहनती थी, खूबसूरत भी थी। तो कभी कभी ऐसे भी होता था, उसके बच्चे थे, वो उनको बाहर भी निकाल देती थी, अंदर से कुंडी लगा लेती थी। अच्छा। तो हमारे ज़हन में शुकूक व शुबात डिवेल्प होने लगे, और उसके घर में 2 मुख्तलिफ औकात में, 2-3 औकात में 2-3 लोग अंदर जाते थे। अच्छा। अब पूरा जो मोहल्ला था उसने न जाने क्या क्या सोचने लगा। उसने तय कर लिया कि ये औरत जो है वो, इसका किरदार अच्छा नहीं है, और ये है और वो है और वो है। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो सब्ज़ी लेने आई एक दुकान पर, और वो वहाँ बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उसे ले जाया गया उसके घर में, तो वहाँ अंदाज़ा हुआ कि उस औरत को तलाक हो चुकी थी, इसलिए कि उसको स्किन कैंसर था। और कभी कभी वो जो दरवाज़ा बंद करके बच्चों को निकाल देती थी, उसको दौरा पड़ता था कैंसर का।
और वो उस बेबसी अपने कैफियत में अपने बच्चों के सामने नहीं आना चाहती थी कि बच्चों पर ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। और वो जो 3 औकात में, मुख्तलिफ औकात में उसके घर में 3 मुख्तलिफ लोग जाते थे, तो एक उनमें से डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, एक वकील था क्योंकि तलाक मियाँ ने दे दी थी तो केस चल रहा था, और एक उसका देवर था जो उसकी देखभाल कर रहा था। और जो वो जर्क बर्क साफ लिबास पहनती थी, अच्छा वो स्किन कैंसर की वजह से पहनती थी ताकि उसको छुपा सके। मेरे साथ डॉक्टर इमरान साहब भी मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उससे रिलेटेड बात करें, या ओवरऑल अगर हम किरदार कुशी पर बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो किरदार कुशी करते हैं किसी दूसरे शख्स की, वो कहीं ना कहीं उस शख्स से खौफ खा रहे होते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स दूर कर रहे होते हैं? आखिर इसकी वजह क्या होती है कि किसी भी शख्स के बारे में आप उल्टी सीधी कोई भी बात कर लो जो उसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक बात का इजाफ़ा जो है वो फरमा दूँ, जो अभी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर, कि पहली ही वही की 3री आयत में कुरान पाक ने कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम, और इंसान पढ़ के तेरा रब बड़ा करम वाला है। और उसके बाद फिर कुरान पाक आगे जो है वो जाके कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि हमने ये करम बनी आदम तुझको बख्शा। तो बनी आदम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उसको कहते हैं कि ये अयालुल्लाह है, जबकि हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरा कुंबा है। और इस बनी आदम की यानी एक इंसान की जो मंजिलत है, जो इज़्ज़त है, जो कदर व मंजिलत है, वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के घर से भी ज़्यादा है, यानी काबे से ज़्यादा इंसान की कदर, इज़्ज़त और मंजिलत है। और इसी बनी आदम को फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैं सत्तारुल उयूब हूँ, मैं ऐबों पर पर्दा डालता हूँ। ए इंसान, तुझको चाहिए कि तू भी अपने ऐबों पर पर्दा डाले। ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यानी मुझे भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैं अपने ऐबों की तशहीर करूँ, ज़ाती तौर पर भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैं जाऊँ और जाकर लोगों को बताऊँ कि मैंने गुनाह किए हैं, मैंने ख़ताएँ की हैं, और मैं इसकी जो है वो तशहीर करूँ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता हूँ, तुम भी अपने ऐबों पर पर्दा डालो। तो अब सोचें कि जो हिदायत ये कह रही हो कि मैं अपने ऐबों पर पर्दा डालूँ और इसकी तशहीर नहीं कर सकता, वो किस कदर सख्त होगी इस मामले में कि मैं किसी और के ऐबों की तशहीर कर दूं। बिल्कुल। मैं किसी और के ऐबों की छुपी हुई और ज़ाहिरी बातों को जो है वो मैं तशहीर कर दूं। और सोचें वो कितना सख्त गुनाह कबीरा और सरियन हराम करार क्यों उसको दिया गया, इसलिए कि इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो फितरत है ये बिल्कुल इबलीस की फितरत है। अगर आप किरदार देखें इबलीस का, जिसको उर्फ़ आम में शैतान कहते हैं, तो इबलीस की जो है वो क्या जो है वो क्या कहना चाहिए, उसकी जो जिबलत है वो क्या है, या उसकी खसलत है उसकी क्या है? हाँ। वो ये है कि वो घुमंड करता है, वो ये है कि वो ब्लेम करता है, वो अपनी कमाईगी का इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगाता है, यानी वो इल्ज़ाम तराशी करता है। तो अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को जो है वो इल्ज़ाम लगाना दूसरे के ऊपर, अपने हालात का ज़िम्मेदार किसी दूसरे को समझना, कि किसी को आगे बढ़ने से रोक देना। और जब हम इंसान जब मुकाबला नहीं कर पाता तो क्या सोचता है कि दूसरे को मैं नीचे कर दूं। एक तो ये है ना कि मैं मुकाबला करूं और आगे चला जाऊं। असल में ये जो कंपटीशन है, ये मुकाबला है, यही फसाद की जड़ है। कि जब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, कोई जो है वो तवाज़ुन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जब आप किसी से नेकी में बेहतर हो, वरना कोई मवाजना नहीं हो सकता। ये कंपैरिजन और कंपटीशन ने हमें उस लेवल पे पहुंचा दिया जहाँ पे हम उस इब्लीस की सिफत को ओढ़ लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसका खासा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी याहिया, बात कीजिए, क्या बात करेंगे आप किरदार कुशी के हवाले से? पहले तो तमाम आपके आपको भी और मौजूद मेहमानों को सलाम हो। हम इनसे जरूर सीखते हैं। डॉक्टर इमरान बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाते हैं। देखिए बात ये दूसरों की किरदार कशी करने वाला जो मैंने देखा है ना, अगर किसी का शौक है, अगर किसी का मतलब वो उनकी एक आदत बन जाती है किरदार कशी की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सर्वत देखें कि अल्लाह ताला उन्हीं को जलील करता है और खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं।
तो हमें ख्याल रखना चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन है ना डॉक्टर इमरान से स्पेशली, वो ये डॉक्टर साहब बात ये है कि लोगों की कुछ आदत होती है किरदार कशी करने की, और वो लोग किरदार कशी करते रहते हैं। एक तो ये कि उनसे हम फर्स्ट को कोई मेरे बारे में किसी के किरदार के पसे पड़ता कोई मतलब किसी महफिल में बात कर रहा है और वो आपके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो एक तो आप उनको किस तरह कूप करेंगे और किस तरह उनसे डील करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि ये कुछ लोगों की एक आदत सी बन चुकी है कि हम यानी दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं और उनकी बुरी बातें करते हैं। लेकिन मैंने जब एक चीज देखी ना, अगर हम हमारी किसी से सपोज मेरे किसी दोस्त से किसी अजीज से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम वो पहलू ना बने जो हमने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा है। जब हम किसी के सामने उनकी बुराई का जिक्र करते हैं तो उनके अच्छे पहलू भूल जाते हैं और उनकी A to Z खराबियां पैदा करते हैं, वो जैसे 100% उनको खराब जाहिर करें। इससे बड़ा फसाद होता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया याया, बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि हमारे बड़े ही प्यारे लोग होते हैं, जब हमारा कुछ झगड़ा हो जाता है, क्या उनसे मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो बेशबहा बुराइयां होती हैं। डॉक्टर साहब से इसका जवाब मैं लूँगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर हैं शहाब सियालकोट से। जी मेरे भाई शहाब, क्या बात करना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल डॉक्टर सईद अहमद दीदी से है कि अगर हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, आप शहाब बात कीजिए। अगर कोई इमाम है तो अगर उसने को घबराई है तो वो जाती भराई होगी, जाती फेल होगा कि उसका क्या हिसाब होगा? ये इस्लामी तौर पर डॉक्टर सईद साहब अगर इसमें कोई रोशनी डालें। आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं या इमाम? अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। नहीं, इमाम की बात कर रहा हूँ, उसने कोई बुराई है, पता भी है, ठीक है, फेल होगा कि मतलब क्या इसका हिसाब होगा? ये डॉक्टर सईद साहब। ठीक है शहाब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अभी पहले सईद साहब से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। सईद साहब हमारे कॉलर थे, शहाब आपने अगर सवाल उनका सुना है तो उसके ऊपर क्या बताएंगे कि अगर किसी इमाम में कोई बुराई वो ज़ाती फेल है उसका, या फिर क्या होना चाहिए उसके ऊपर? अच्छा, इसमें एक बात तो ज़हन में रहे कि जो इमाम है वो भी इंसान है, गलती सबसे हो सकती है। अगर वो गलती पर शर्मिंदा है या अल्लाह ने उसका पर्दा रखा है या उसने तौबा कर ली है, कुछ मामलात अल्लाह के सुपुर्द होते हैं, बंदे और अल्लाह के दरमियान राज होते हैं। हमें जो है इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए जिसमें हम चले जाते हैं। हम आम तौर पर दूसरे को देखते हैं कि वो जिब्रील अमीन के मेयार पर पूरा उतरे तो वो ठीक है, और किसी की एक गलती भी हम उसे ज़िंदा रहने का हक भी उससे छीनना चाहते हैं, और ख़ुद सारी गलतियों का मजमुआ होकर भी दनदनाते फिरने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ये बड़ी गलत रविश है। तो इमाम को इंसान समझना चाहिए, और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लिए नुकसानदेह है या इस फ़रीज़ा की अंजामदेही के लिए नुकसानदेह है, फिर उसका तरीका ये है कि आप अलहदगी में जाकर उनसे गुजारिश कर दें कि ये चीज़ मेरे नोटिस में आई है तो काइंडली आप इसको दुरुस्त कर लें। इसको दुरुस्तगी इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप जो है ना वो सबके सामने। हाँ, जाहिर सी बात है, हर शख्स इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे रेगुलर कॉलर याया ने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि अगर किसी शख्स की आदत है, वो बुराई करता है, तो उसका दिफा हम कैसे कर सकते हैं? और जिस तरह से हम अपने प्यारों से नाराज़ हो जाते हैं तो सिर्फ उनकी बुराइयां क्यों हमारे दरमियान रह जाती हैं, अच्छाइयां हम भूल जाते हैं? देखिए, अगेन समझ में आता है ना कि हमें कौन सी मक्खी बनना है। अगर हमें शहद की मक्खी बनना है और हमें फूलों पे बैठ के और उसका रस निकाल के और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, या हमें वो मक्खी बनना है जो सिर्फ ज़ख़म के ऊपर जाके बैठती है और ज़ख़म के ऊपर बैठने के बाद जो जरासीम को जो है वो फैलाती है तो दोनों ही मक्खियाँ, लेकिन उन्होंने इंतखाब जो है वो किया। तो ये हमें सिखाने के लिए बताया जाता है कि इंसान की ये जिबलत होती है कि वो मनफी चीज़ों पर ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा जल्दी मुतवज्जे होता है। ये भी एक इंसान की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर उसको एक तारीफ़ करनी हो, या अगर उसको कोई खुशी को कोई पहलू हो, या उसको के लिए कोई बेहतर बात हो, तो वो 1 से 5 लोगों को मैक्सिमम बताता है। यानी अगर उसको किसी बात की खुशी हुई है, किसी दूसरे की शख्स की तारीफ़ की है या उसकी कोई खूबी बयान करनी है, तो वो मैक्सिमम 1 से लेके 5 लोगों को बताता है। और अगर उसके अंदर किसी शख्स की कोई खामी उसको नज़र आई है, कोई गलती नज़र आई है, कोई कोताही नज़र आई है, तो वो 29 दफ़ा जो है वो लोगों को बताता है अपनी ज़िंदगी के अंदर।
तो अब आप ये सोचें कि ये रेशियो जो है ये 300% का है, यानी 5 और 30 का रेशियो है। यानी अगर खूबी है तो 1 से 5 दफ़ा लोगों को बताएगा कि जी फ़लाने साहब के अंदर बहुत अच्छी खूबी थी, उनका अखलाक बहुत अच्छा था, उनका किरदार बहुत अच्छा था, उनकी बात अच्छी थी, उनकी आदत अच्छी थी। लेकिन अगर कोई कोताही हुई है तो 29 दफ़ा जो है वो बताएगा। आप ये इंसान के अंदर जो है वो उसकी आप कहना चाहिए कि उसकी खसलत के अंदर ये शामिल है। तो इसीलिए अगर अब हमें उस 5 में रहना है या उस 30 में रहना है, यहाँ पे आती है तरबियत की बात। इससे पहले अभी जो सवाल अभी जो जिसका जो है वो जवाब भी दिया था, जब हम कहते हैं ना कि हम क्या खामी बताएं, तो सारी बात ये कि उसके पीछे नीयत क्या है, क्या इस्लाह की नीयत है या तनकीद की नीयत है। तो अगर मुझे तनकीद करनी है तो उसका असर यकीन माने कभी भी मस्बत नहीं आएगा, और अगर मेरी नीयत ये कि मैं इस्लाह कर लूँ ताकि उस शख्स के लिए बेहतरी हो जाए, तो फिर वो बहुत अच्छा जो है वो मस्बत असर जो है वो पेश करता है। लेकिन ये इंसान के अंदर जैसे याहिया ने जो बात भी कही थी कि हम उस शख्स को कैसे जो है वो आगाह करें। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें अपने किरदार की मजबूती के ऊपर कायम रहना होगा। जो हम खुद नहीं कर रहे वो दूसरे से जो अगर हम चाहते हैं कि वो करें, मैंने यही आपको कहा ना कि हम क्या करते हैं कि अपना दिफा करने के लिए सबसे पहले दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो डालते हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए हम सामने वाले के ऊपर गलती अगर थोप दें, उसके बोलने से पहले हम उसके ऊपर ही इल्ज़ाम जो है वो डाल दें, तो सामने वाला अपनी दिफा की पोजीशन में आएगा और हम अपने आप को बचा लेंगे। और लेकिन ये लॉन्ग रन तो नहीं होगा। ये दुनिया जो है वो बहुत छोटी सी होती है, घूम फिर के वही किरदार सामने आते हैं, वही बातें जो है वो सामने आती हैं। अगर इस तरह आप जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलेंगे और एटलीस्ट टुडे फिर अगर आपका कोई किरदार नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर तकलीफ़ होती है। अंबिया किराम के ऊपर तोहमतें लगी हैं, उनके ऊपर जो है वो इस तरह के किरदार कशी की मुहिम जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन जो साबित कदम रहते हैं, बात सारी ये है कि जो साबित कदम रहते हैं और तकवा की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर उनको इज़्ज़त देता है, आखिरत में तो देगा ही देगा। लेकिन हमने ये देखा है कि वो जो वक्ती तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, लेकिन जो साबित कदम रहते हैं और अपने किरदार के ऊपर कायम रहते हैं, ये दुनिया उनको बिल आखिर एक ना एक दिन उस इज़्ज़त का मकाम ज़रूर देती है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त डॉक्टर अशफाक साहब हमारे साथ पत्तों की से कॉल पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहेंगे किरदार कुशी के हवाले से? मैडम, मेरा डॉक्टर इमरान से ये सवाल है कि माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त है। जी जी, आप सवाल कीजिए, हम सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल डॉक्टर इमरान साहब से है कि ये किरदार कुशी के मामले पे जो बात हो रही है, एक तरफ तो उलमा कराम मुख्तलिफ जगह पे हमने खुतबा सुना है कि वो कहते हैं कि एक ज़माना आएगा बुरे से बुरा होता जाएगा, लेकिन बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की वजह से। वो इस तरह पूछा गया कि इसकी वजाहत कर दें, तो आगे से उन्होंने कहा कि वो इस तरह के अगर कोई बुराई या बुरा काम हो रहा है, अच्छे लोग खामोशी इख्तियार करेंगे, वो उसको किसी दूसरे लोगों को बताएंगे नहीं, और बुरे बंदे को और शर्म मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, उम्मीद मिलेगी, वो और बुराई की तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अच्छा जहाद जो है वो अगर आप ताकत रखते हैं तो तलवार से है, पहले जहाद की जो पहली दर्जा है, दूसरा दर्जा जो है वो जहाद बिल माल है, तीसरा दर्जा कमजोर कि वो जहाद बिल यानी कि अगर आप ताकत नहीं रखते आप जुबान से उसका इजहार कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी दोनों चीजों से ये मुआवना कर दें कि आया ये किसी जगह पे बुराई और उसको रोकना चाहिए हाथ से या जबान से, या उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। डॉक्टर साहब, मैं इसका जवाब लूंगी, मगर सईदी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब हम किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो बग़ैर गवाहों के किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, इस्लाम में कितनी गवाहियाँ चाहिए होती हैं अगर आप किसी के किरदार से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, और इसकी सज़ा क्या है? जी, इसमें कुरान पाक में सूरह नूर में इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है कि 4 गवाह चाहिए अगर किसी के किरदार पर आप उंगली उठाते हैं, 4 गवाह, और अगर वो गवाही दे दें और बिल मुशाहिदा उन्होंने अपनी आँखों से वो बुराई देखी और फिर वो गवाही दे सकते हैं, वरना वो नहीं दे सकते। सुनी सुनाई पर, अंदाजे पर गवाही नहीं होती। और अगर वो साबित नहीं कर सकेंगे तो उनको 2 सज़ाएं मिलेंगी। एक तो 80 कोड़े मारे जाएंगे उनको सबके सामने,
क्योंकि सबके सामने उन्हें रुसवा करने की कोशिश की है, सबके सामने उन्हें सज़ा मिलेगी। और दूसरा, वो मरदूद शहादा हो जाएंगे, आइंदा किसी भी मामले में उनकी गवाही नहीं ली जाएगी। और सोसाइटी में हमेशा के लिए, चूँकि उन्होंने एक किरदार को ख़राब करने की कोशिश की थी, तो उनका अपना किरदार इससे इतना मजरूह होगा कि ज़िंदगी भर के लिए उनकी गवाही मोतबर नहीं रहेगी। लेकिन अगर सईद साहब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द इस किस्म के लोग मौजूद होते हैं जो किसी भी दूसरे शख्स पर, जैसे हम अपने किसी जॉब वाली जगह पर जाते हैं, ऑफिस में किसी भी जगह पर, वो किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगा देते हैं बिना गवाहों के, तो फिर ऐसी आम सूरत हाल में उसकी सज़ा क्या हो सकती है? आम सूरत हाल में देखें ना, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी इन बुराइयों को, समाजी बुराइयों को सपोर्ट करती है, तो ये फिर आगे पनप कर तनावर दरख्त बन जाती है। बिल्कुल ठीक। और इन समाजी बुराइयों को बढ़ाने में, खुसूसी तौर पर करैक्टर असैसिनेशन में, हमारा आपके मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। कौन सी सियासी शख्सियत है या समाजी शख्सियत है जिसका किरदार मजरूह करने की कोशिश नहीं की गई? आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और मौजूदा वज़ीर आज़म तक हर तरह की किरदार कुशी ये तो सईद साहब वो बात है जो मतलब हम ओवरऑल बात करते हैं। अगर हम सिर्फ वर्क प्लेस की बात करते हैं जहाँ पर हम सब लोग काम करते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे ऐसे कलीग्स मौजूद होते हैं जो किसी भी शहादत के बगैर, किसी भी आंखों देखी चीज़ के बगैर, किसी भी गवाही के बगैर इल्ज़ाम लगा देते हैं, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन। इसमें दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये हो सकता है कि उसकी नेचर में ख़राबी है, फितरत इसकी ये है। और दूसरा ये है कि जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं, तो जो नज़रअंदाज करना है, ये सबसे बड़ी सज़ा होती है किसी के लिए। तो वो रिएक्ट करता है। हम जब पढ़ते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहे थे, हमें एक उस्ताद पढ़ाते थे, वो आते ही ना अल्लामा इकबाल पर हाथ डालते थे। अच्छा। कि अल्लामा इकबाल ऐसे थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, हम सुन के एंजॉय करते थे। अब उनकी शख्सियत इकबाल के मुकाबले में जो है वो माइनस से भी कम होगी बहुत। लेकिन हमारी ये फितरत है। अब अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बड़ों पर हाथ डालेंगे, और उनको छोटा कर देंगे। तो ये एक वैसे क़यामत की निशानियों में से भी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बाद में आने वाले अपने अगलों पर लानत भेजेंगे। और फिर इसमें हमें क्या हुक्म है? हमें ये हुक्म है कि हमें ये काम करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि हमें ये हुक्म है कि आप अपने लिए भी, अपने गुनाहों की भी अल्लाह से मग़फ़रत मांगे और उन मोमिनीन के लिए भी मग़फ़रत मांगे जो आपसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मसलन हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले ईमान के लिए दुआ नहीं मांगते, रब्बना ग़फ़िर ली वाले वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बिल्कुल। और फिर इसके साथ एक और पहलू जो मेरे पास आखिरी 1 मिनट है सईदी साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। उसमें ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोगों का नमाजों पर बड़ा जोर होता है, नमाज पढ़ते हैं, रुकू, सुजूद, क़याम, तकबीर, तशहुद, सब के बाद आखिर में हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल। ये चीज़ पेश नज़र रहनी चाहिए कि मेरी दाएं जानिब वालों, तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर मेरी तरफ से सलामती का पैगाम है और बाएं जानिब वालों को भी सलामती और रहमत का पैगाम दिया गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि जो लोग, जिनकी फितरत में ये चीज़ है कि दूसरे के किरदार कुशी के बगैर उनको खाना भी हज़म नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? और जो लोग इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक आपका मैसेज चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अहम बात यह है जो सवाल था ना, क्योंकि इसमें बड़ी गलतफहमी होती है। जो ईमान के जो 3 दर्जे हैं, ताकत का इस्तेमाल, ज़ुबान से बुरा कहना और दिल में बुरा समझना, ये मुख्तलिफ मुखातिबीन के लिए कहा जाता है। मैं किसी भी हाल में असला नहीं उठा सकता, मैं किसी हाथ में हाथ नहीं उठा सकता, मैं किसी भी हाल में कानून नाफिज नहीं कर सकता अगर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। और मुझे हर जगह पे बैठ के जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, मैं इस वक्त चैनल के ऊपर बैठा हूँ, अगर मुझे हुकूमत वक्त की कोई बात लगती है मैं निशानदेही कर सकता हूँ। ये मेरा ज़बान का ईमान है, यानी कहाँ पर मैं अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर कोई ऐसा मौका जहाँ के ऊपर मेरी जान को इतना ख़तरा है या मेरे पास ऐसे मौक़े नहीं है जहाँ पर मेरे कहने से सिर्फ नुकसान और फसाद होगा, वहाँ मैं कम अज़ कम अपने दिल में बुरा समझूं। ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि हम जब हम ये कहते हैं ईमान के दर्जे, तो ये किसको मुखातिब करके कहा जा रहा है। अगर हर इंसान उसको इस्लाह करने के लिए ज़ुबान और हाथ का इस्तेमाल शुरू करेगा तो ये फसाद बनेगा, ये फसाद की तरफ, बिगाड़ की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान इसी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब से ब्रेक की तरफ से वापस आएंगे, जैसे मैंने बात की थी उस खूबसूरत आवाज़ की, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, जिनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही है, उनकी कुछ यादें इस ब्रेक से वापस आने के बाद ताज़ा करेंगे। हमारे साथ रहिए।
इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। अगर मैं कश्मीर से इसे रिलेट करूं तो हमारी सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जल्द ही उन तमाम लोगों के, तमाम कश्मीरियों के गमों को खुशियों में तब्दील कर दे, उन्हें आज़ादी की नेमत मिल सके। अभी जादुई आवाज़ के मालिक मारूफ कव्वाल शेर मियाँदाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको मैं वेलकम करूँगी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लेकर आए। अभी कलाम आप पढ़ रहे थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, तो खूबसूरत आवाज़ के साथ, उसी अंदाज़ के साथ 22वीं आज बरसी उनकी मनाई जा रही है। उनके हवाले से अगर कोई आप शेयर कर सके देखने वालों के साथ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कितने अजीम इंसान थे। सबसे पहले क्योंकि इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँगा कि ही वाज माई कज़न, उनके साथ मेरा बड़ा हमारा अच्छा टाइम गुज़रा। बहुत मोहब्बत करने वाले, शफीक और बड़े इंसान थे और लेजेंड तो वो हैं ही। तो ऐसे लोग कहते हैं ना सदियों में भी नहीं पैदा होते, तो उनको हम बड़ा मिस करते हैं। अगर आप देखें ना कि वो इधर नहीं है लेकिन वो इधर ही हैं, इधर हैं। उनकी यादें हम सबके दिलों में ताज़ा हैं, उनके कलाम सुनते हैं तो बहुत कम ऐसे शेर मियाँदाद साहब लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कोई एक अकेला इंसान यकतरफा किसी एकेडमी की हैसियत रखता हो। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करते हैं तो आपने तो बड़ा करीब से उन्हें देखा। बहुत सारे लोग हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर उस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। उसकी हैसियत और उसका मकाम उन्हें कब मिला, कैसे मिला, कितना उनका काम था, कितनी उनकी कोशिशें और काविशें शामिल थी? क्योंकि सबसे पहले जो उनका नाम था वो था परवेज़, जो हम तो उन्हें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के नाम से जानते हैं। वहाँ से अब शुरू करने लगा। तो जब परवेज़ थे उन्होंने अपना काम किया। अच्छा। फिर हमारे जो बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने कहा कि इसका नाम परवेज़ ना रखें, अच्छा, इसका नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान रखें। क्या बात है। फिर क्योंकि फैसलाबाद से बिलोंग थे, हमारे बुज़ुर्ग पाकपतन चले गए तो इनके बुज़ुर्ग फैसलाबाद आ गए, तो हम यानी ताए चाचा लाद हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत इतनी की, पहले यानी रियाज़ इतना किया। सबसे पहले उन्होंने जो रियाज़ किया वो तबले का किया था, इसलिए उनके दिमाग में, उनके यानी खून में वो मौसीकी और वो लय इतनी शामिल थी। अच्छा, उनकी कामयाबी का राज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कव्वाली भी उन्होंने की, गाँव में भी की, शहर में भी की, तो पूरी जान, हम कहते हैं जान मार के काम किया उन्होंने। उनको मौसीकी की हर सिनफ पे अबूर हासिल था। अगर उन्होंने कव्वाली की तो उन जैसी कव्वाली किसी ने नहीं की, अगर उन्होंने गज़ल गाई तो उन जैसी गज़ल किसी ने नहीं गाई। हाँ, उन्होंने क्लासिकल इतना अच्छा गाया कि तमाम दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको खान साहब कहना पड़ा, उस्ताद कहना पड़ा, उनको मानना पड़ा। वो सोते नहीं थे, उनकी रिसर्च होती थी। ये सही बात है, कभी भी हम मिलते तो वो बातें भी कर रहे हैं, नींद बहुत कम लेते थे। हाँ जी, वो बातें भी कर रहे हैं लेकिन वो अपनी किसी ट्रांस में हैं, उनका इस तरह चलता था, हमने तो देखा हुआ। तो कभी कभी जिस तरह हम भी कव्वाली करते हैं तो जब उस मेहनत की बात आती है तो लगता है नहीं हम नहीं कर सकेंगे, वो नहीं। हाँ जी, और अल्लाह पाक ने उसका ये समर दिया है, वो ना मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नज़र होवे। क्या बात है। तो वो तो अभी भी जिंदा और जिंदा रहेंगे।